Hello everyone, this is Kaveri Kathuria here, and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great, and today we are going to start the next chapter, that is the economic reform since 1991 और the new economic policy. Economic reforms के बारे में बात करने वाले हैं कि economic reforms क्या होते हैं और इसे ही हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना, राइट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या कहता है कि इट रेफर टू द सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब कि ऐसे सुधार लेकर आना जिससे हमारी इकोनॉमी में सुधार किया जा सके। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या रेफर करता है कि रेफर करता है सेट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं किसको, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए कुछ हम रिफॉर्म्स लेकर आए, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ 1990s। कहते हैं कि 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सीरीज स्टार्ट की। वो सीरीज क्या थी जिसके थ्रू वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही थी, इकोनॉमी के लिए सुधार कर रही थी, कुछ न्यू सिस्टम लेकर आ रही थी। और वो क्या चाहती थी कि हमारी इकोनॉमी को बाहर निकालना है। कहाँ से बाहर निकालना है? उन क्राइसिस से जो उसने 90s में फेस किए। These reforms came to be known as न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और इन्हीं रिफॉर्म्स को हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपके 3 कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या है, आगे हम इसे डिस्कस करने वाले हैं डीपली। तो एक बार आप ये रिमेंबर रखें कि 3 कॉन्सेप्ट्स आए, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का। LPG वो सेटअप टू रिप्लेस LQP इन 1991। कहते हैं कि LPG को सेटअप किया गया था रिप्लेस करने के लिए, किसको रिप्लेस करने के लिए? LQP को रिप्लेस करने के लिए 1991 में। तो ये सभी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या चीज़ है, LPG क्या है, LQP क्या है। ओके, सो सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स क्या थे? बेसिकली 3 एलिमेंट्स थे आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। लिबरलाइजेशन आपका फर्स्ट था, सेकंड रहा प्राइवेटाइजेशन और थर्ड रहा ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं लिबरलाइजेशन को। Liberalization of a economy means the freedom of the producing units from direct or physical control imposed by the government। कहते हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? इकोनॉमी में फ्रीडम प्रोवाइड करना। फ्रीडम किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कंट्रोल किया जाता है, इट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस किया जाता था, तो हमें क्या होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, कंट्रोल होते हैं। उन कंट्रोल में थोड़ा सा हमें जो फ्रीडम दिया गया, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। वर्ड से क्लियर है, लिबरलाइज कर रहा है। इट मीन्स कि फ्रीडम दे रहा है आपको, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर से हटा रहा है। फॉलोइंग आर नोटेबल ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड। कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ पॉइंट्स हम उन्हें डिस्कस करते हैं। प्रायर टू 1991, कहता है 1991 से पहले गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल्स ऑन द प्राइवेट एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। कहते हैं कि सबसे पहले 1991 से पहले गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोज कर रखा था, कुछ कंट्रोल इम्पोज कर रखा था। सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल्स किस पर? प्राइवेट सेक्टर्स पर लगा रखे थे इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। दीज इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, जैसे कि लाइसेंस लेना, प्राइस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन द गुड्स, प्राइस कंट्रोल लगाना या हम कहें फाइनेंशियल कंट्रोल लगाना गुड्स पर, इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना, एंड द फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेस। तो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी इन्वेस्टमेंट पर भी, बिग बिजनेस हाउस कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, यहाँ कंट्रोल था। तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा फ्रीडम प्रोवाइड किया गया था। It was experienced by the government that several shortcoming has emerged in the economy on account of this control। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने ये एक्सपीरियंस किया, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि हमें इससे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी में, जब ये कंट्रोल्स, इतने ज़्यादा कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। दिस कंट्रोल हैज़ गिवन राइज टू करप्शन, और इसी की वजह से करप्शन बढ़ता गया। अनड्यू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी, तो इसकी वजह से क्या हुआ? इनएफिशिएंसी भी आने लगी। The growth rate of GDP has fallen, GDP गिरने लगी, and high cost economic system rather than a low cost competitive economic system came into being। कहते हैं कि अगर हम इतने सारे restrictions लगा रहे थे तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, एक तो गवर्नमेंट देख रही थी कि प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है हमें, दूसरा उसने देखा करप्शन बढ़ रहा है, फिर उसने देखा कि GDP भी डाउन जा रही है, और एक फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या आया कि हाई कोस्ट, हम हाई कोस्ट फेस कर रहे थे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है तो उनको कॉस्ट बहुत हाई पड़ रही थी। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया।
In view of these facts, liberalization of the economy was considered as a key component of NEP. कहता है कि इन सब फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी को लिबरलाइज करना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट माना गया कि ये कंपोनेंट होना चाहिए हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में. ग्रेटर रिलायंस वॉज टू बी प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस. तो फिर हमने ग्रेटर रिलायंस किस पर था? मार्केट फोर्सेस पर, डिमांड एंड सप्लाई पर, rather than checks and control. Example of developing countries, Korea, Thailand, Singapore, that had achieved rapid growth due to liberalization were considered as the worth of the emulation. कहता है कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकॉनमी ने ज़्यादा ग्रो किया है. किसकी वजह से? लिबरलाइजेशन की वजह से. और यही जो है इंडिया में सोचा गया कि अगर हम लिबरलाइजेशन करते हैं तो हमारी इकॉनमी भी ग्रो करेगी. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन. अगर हम लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट लेकर आए तो इसके अंदर क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे? ना इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ सुधार किए गए. लिबरलाइजेशन वर्चुअली इम्प्लाइड डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ इट हैपेंड. सबसे पहले डीरेगुलेशन किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में. कैसे किया गया? फर्स्ट इज एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. सबसे पहले क्या किया गया? लाइसेंस हटाए गए. कुछ चीज़ों के लिए जो है लाइसेंस की परमिशन हटाई गई. इन जुलाई 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड. 1991 में, जुलाई 1991 में एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई. इट अबॉलिश्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्रीज. कहते हैं कि सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के लिए लाइसेंस हटा दिया गया कि आपको बस 5 चीज़ों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, बाकी सबके लिए लाइसेंस की परमिशन हटा दी गई. अब वो 5 चीज़ें कौन सी है जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए? लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड द डेंजरस केमिकल्स. तो इन 5 चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ों के लिए लाइसेंस की परमिशन की रिक्वायरमेंट अब नहीं थी. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया गया. अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8. कहता है कि जो आपके यहाँ पर पब्लिक सेक्टर थी, इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, अब पहले 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, अब उसे 17 से घटाकर 8 कर दिया गया. मतलब पब्लिक सेक्टर से अब इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव किया गया. इन 2010 to 11 द नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वॉज रिड्यूस्ड मैरली टू 2 एंड ऑटोमेटिक एनर्जी एंड रेलवेज. और 2010 से 11 में क्या कहता है कि इन इंडस्ट्रीज को कम करके सिर्फ 2 कर दिया गया. पब्लिक सेक्टर के हाथ में सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज रखी गई, ऑटोमिक एनर्जी की और रेलवेज की. थर्ड इज डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया. डी रिजर्वेशन किया गया किसका? प्रोडक्शन एरिया का. मैनी प्रोडक्शन एरिया विच वॉज अर्लियर वॉज रिजर्व फॉर द SSI. कहता है कि कुछ प्रोडक्शन एरिया था जो अर्लियर रिजर्व था किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए. मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही वहाँ पर प्रोडक्शन कर सकती थी. वर डी रिजर्व्ड. अब उसे डी रिजर्व किया गया. फोर्सेस ऑफ द मार्केट वर अलाउड. Forces of the market were allowed to determine the allocation of resources rather than directive policy of the government. कहता है कि अब हम मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर क्या करते थे? डिटरमाइन करते थे रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करना है, rather than हम कोई डायरेक्टिव पॉलिसी फॉलो नहीं करते थे. नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया. अर्लियर द प्रोडक्शन कैपेसिटी वॉज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग. पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी किससे लिंक थी? लाइसेंस से लिंक थी. नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम द कैपेसिटी कॉन्स्टेंट. अब क्या है कि लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, फ्रीडम मिली लाइसेंसिंग से, तो अब फ्रीडम किससे मिल रही है? प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी. वट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस वॉज नाउ अ मैटर ऑफ प्रोड्यूसर्स चॉइस डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन. क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो डिपेंड करता था टोटली प्रोड्यूसर्स की चॉइस पर. नेक्स्ट इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड. अब कैपिटल गुड को इम्पोर्ट करने के लिए फ्रीडम दिया गया. लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियल टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी. अब एक फ्रीडम दिया गया कि आप इम्पोर्ट कर सकते हैं कैपिटल गुड्स को, आपको फ्रीडम दी गई और इसका मेन मकसद क्या था कि हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते थे. परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इन टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर आप टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी. तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट आप इसमें कर सकते थे अगर आप टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे हैं. तो ये सब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान इंडस्ट्रीज में ये सब रिफॉर्म्स किए गए.
नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। कुछ रिफॉर्म्स फाइनेंशियल सेक्टर में भी किए गए। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड करता है आपका बैंकिंग का एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड द सेकंड इज द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड थर्ड इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड क्या कर रहा है, बैंकिंग कर रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एंड द नेक्स्ट इज द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को इंक्लूड कर रहा है, एंड देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इन इंडिया द फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज वी नो कि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। Liberalization implied a substantial shift in the role of the RBI from a regulator to facilitator of the financial market। कहता है लिबरलाइजेशन ने क्या इम्प्लाई किया, लिबरलाइजेशन जब किया गया हमारी इकॉनमी में तो हमारी इकॉनमी ने मूव किया, आरबीआई का रोल मूव हुआ कहाँ से, फैसिलिटेटर से, रेगुलेटर से मूव होकर कहाँ गया, फैसिलिटेटर पर। अब वो सिर्फ रेगुलेट नहीं करता था, अब वो हमें फैसिलिटेट करता था फाइनेंशियल सेक्टर में। As a regulator, the RBI prior to liberalization would itself fix interest rate structure for the commercial bank। कहता है कि RBI जब एज अ रेगुलेटर का काम करता था, मीन्स प्रायर टू लिबरलाइजेशन वो क्या करता था, खुद फिक्स करता था इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक्स के लिए। बट एज अ फैसिलिटेटर after liberalization the RBI and the would only facilitate the free play of the market forces and leave it to the commercial banks to decide their interest rate structure। अब ये RBI ने ये काम जो है कमर्शियल बैंक्स पर ही छोड़ दिया कि वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं। नाउ कंपटीशन रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब वो एक कंपटीशन क्रिएट कर रहा था, ऐसे रूल्स बना रहा था जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, वो अब कंट्रोल नहीं कर रहा था। Free play of the market forces has led to the emergence of the private bankers, both domestic as well as international in the Indian banking industry। Free play of market forces की वजह से क्या हुआ, प्राइवेट बैंक्स आए, प्राइवेट बैंकर्स emerge हुए, both domestic as well as international in the इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। अब इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल बैंकिंग भी एंटर हो रही थी। लिबरलाइजेशन ऑल्सो अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इंस्टीट्यूट जो थे, इन्वेस्टर्स थे यहाँ पर, उन लोगों को भी अलाउ किया गया इन्वेस्ट करने के लिए, किस में, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में। Consequent upon these changes, financial sector in India has shown a multi-dimensional growth एंड इज प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी। और इसकी वजह से जो है फाइनेंशियल सेक्टर जो है मल्टी डायमेंशनल उसमें ग्रोथ आया और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी में। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज फिजिकल रिफॉर्म्स। अब है थर्ड नंबर पे आपका फिजिकल रिफॉर्म्स। फिजिकल रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड है, रिलेट टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल रिफॉर्म्स रिलेट करता है किससे, गवर्नमेंट की रेवेन्यू, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ द फिजिकल रिफॉर्म्स। और जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट है किसका, फिजिकल रिफॉर्म्स का। ब्रॉडली टैक्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका डायरेक्ट बर्डन पड़ता है, और दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, जिसका बर्डन हम किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका बर्डन डायरेक्टली ही टैक्स पेयर पर पड़ता है। इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स एग्जाम्पल है इसके। एंड द वन हु प्लेस सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर्स अ बर्डन ऑफ इट। जो खुद टैक्स पे करेगा इसका बर्डन उसी के ऊपर ही लगेगा, जिस पर टैक्स लगाया गया है उसी को बर्डन इसका फेस करना होगा, बियर करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाए जाते हैं। आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, जिसका बर्डन किसी और पर शिफ्ट किया जा सकता है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल है इसका जीएसटी। एंड वन हु पेज सच अ टैक्स, कहता है कि वन हु पेज सच अ टैक्स can shift the burden of this tax onto the final buyers of the goods by adding the tax amount to the basic price of the goods sold। तो इसका बर्डन फाइनली किस पर जाता है, जो गुड्स को परचेज करता है, जब गुड्स सोल्ड किया जाता है तो उसके अंदर उसका टैक्स ऐड कर दिया जाता है, तो फाइनली इसका बर्डन किस पर पड़ता है, कस्टमर पर पड़ता है, दैट इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्स। Prior to liberalization, the tax structure in the country has been highly complex and evasive. Fearing of the heavy burden of taxation, people would often evade taxes. Now, tax structure has been simplified and moderated, and this has raised the tax compliance and therefore tax revenue of the government. पहले liberalization से पहले जो है टैक्स स्ट्रक्चर जो कंट्री का था बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और इसी की वजह से एक हैवी बर्डन का फियर रहता था टैक्स का, इसलिए पीपल अवॉइड करते थे, ऑफन इवेट टैक्सेस, टैक्स को चोरी करने की कोशिश करते थे कि किसी तरह से टैक्स को बचाया जा सके, टैक्स से बचा जाए। नाउ
टैक्स स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड किया गया, बहुत ही मॉडरेटेड किया गया. दिस हैज़ रेज द टैक्स कॉम्प्लायंस एंड देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट का अब टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स कि ऐसी पॉलिसीज के थ्रू अब लोग टैक्स देने के लिए रेडी रहते हैं. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में इंक्लूड करता है फॉरेन एक्सचेंज में कुछ सुधार किए गए उसकी पॉलिसीज में, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ सुधार किए गए. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या कहता है? वर इनिशिएटेड 1991. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स कब स्टार्ट किए गए? 1991 में, विद द डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी. डीवैल्यू किया गया किसको? इंडियन करेंसी को, इंडियन रुपी को डीवैल्यू किया गया अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी. The devaluation implies a fall in the value of rupee the via US dollar और the British pound. Devalue किया गया, devalue imply करता है fall in the value of rupee. रुपये की वैल्यू को घटाया गया किसके अगेंस्ट? US डॉलर और ब्रिटिश पाउंड के. implying that the US डॉलर और the British pound can be exchanged for more rupee than before. US डॉलर और ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट अब जो है एक्सचेंज किया जाता था, जब उसे रुपये के साथ एक्सचेंज किया जाता था तो अब हमें ज़्यादा रुपये देने की ज़रूरत पड़ गई थी एज़ कम्पेरिजन टू बिफोर. और इम्प्लाई हम ये या फिर ये कह सकते हैं कि अब जो US डॉलर था और या कहीं कि जो ब्रिटिश पाउंड था वो अब ज़्यादा गुड्स परचेज कर सकते थे इंडियन मार्केट में, राइट. This increased the supply of foreign currency into the Indian economy by way of the higher export of the domestic goods and services. अब इसके थ्रू क्या होने लगा था? इंक्रीज किया गया. इंक्रीज हो गई किसकी? सप्लाई इंक्रीज हो गई फॉरेन करेंसीज की. फॉरेन करेंसी ज़्यादा आने लगा इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में. किसके थ्रू? बाय वे ऑफ द हायर एक्सपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज. एंड द नेक्स्ट इज followed by the devaluation 1991, the exchange value of the Indian rupee in the international money market was left to the free play of the market forces. Devaluation in 1991 में devaluation के बाद exchange value जो थी इंडियन रुपी की एक्सचेंज वैल्यू इंटरनेशनल मनी मार्केट में अब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती थी? फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस. प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट. अब इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में अब इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो डिसाइड की जाती है, एक्सचेंज रेट जो डिसाइड किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड. And the next is the foreign trade policy. Foreign trade policy underwent a substantial change in the wake of liberalization. Liberalization के era में foreign trade policy में भी बहुत सारे changes आए. The tariff restriction has been considerably moderated, rather withdrawn from many items of the export and import. टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को मॉडरेट किया गया, रैदर विड्रॉन फ्रॉम द मैनी आइटम्स ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की आइटम पे जो भी टैरिफ लगता था उसे कम किया गया, विड्रॉ नहीं किया गया था, हटाया नहीं गया, पूरी तरह कम किया गया था. इंस्टेड ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नाउ देयर इज ए पॉलिसी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब पॉलिसी जो अपनाई गई वो कौन सी अपनाई गई थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मार्केट कॉम्पिटिशन हैज़ रिप्लेस्ड द पॉलिसी ऑफ द कोटास एंड टैरिफ. मार्केट कॉम्पिटिशन ने रिप्लेस किया पॉलिसी ऑफ कोटा एंड टैरिफ को. एफिशिएंसी इज द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ, नॉट सिंपली एक्सपेंशन. अब यहाँ पर बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ क्या था? एफिशिएंसी पर ध्यान दिया गया, सिंपली एक्सपेंशन पर ध्यान नहीं दिया गया. इट्स मीन हमें सिर्फ एक्सपेंड नहीं करना था, हमें सिर्फ अब हमें एफिशिएंसी पर भी ध्यान देना था. तो ये थे आज के हमारे टॉपिक का एक फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने लिबरलाइजेशन को डिस्कस किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्राइवेटाइजेशन को करेंगे एंड देन थर्ड लेक्चर में हम लोग ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करते इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आपको रिवाइज करने में आपके चैप्टर को. सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे हेल्दी. सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.